मुल्क का वफाकी बजट आइंदा हफ्ते पेश होने का इम्कान है। ये बजट एक ऐसे वक्त में पेश होने जा रहा है जब मईशत बज़ाहिर इस्तेहकाम और हकीकत में मुतादिद चैलेंजेस के दरमियान खड़ी है। एक तरफ मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स में बेहतरी का रुझान है, लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे खतरात मौजूद हैं जो इस्तेहकाम को कमज़ोर कर सकते हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स गुज़िश्ता कई बरसों से तकरीबन 30 अरब डॉलर के आसपास जमूद का शिकार है, जबकि इम्पोर्ट्स मुसलसल बढ़ रही हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी में तकरीबन 45% कमी रिकॉर्ड की गई है, जो सरमायाकारों के एतमाद के हवाले से एक तशवीशनाक इशारा है। मुआशी माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि आने वाले महीनों में महंगाई दोबारा बढ़कर डबल फिगर में जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो स्टेट बैंक की शरह सूद में इजाफा हो सकता है, जिसके नतीजे में हुकूमती कर्जों की अदायगी पर मजीद 500 से 600 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ सकता है। नाज़रीन, सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात तकरीबन 47% सिर्फ कर्ज़ों के सूद और असल रकम की अदायगी पर खर्च हो रहे हैं। यानी हुकूमत जो 1 रुपया खर्च करती है उसका तकरीबन आधा हिस्सा सिर्फ कर्ज़ों की अदायगी में चला जाता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान का टैक्स टू GDP तनासुब तकरीबन 10% है, जबकि माहिरीन के मुताबिक पायदार माली इस्तेहकाम के लिए इसे कम अज़ कम 15% तक पहुँचाना ज़रूरी है। अफसोसनाक पहलू यह है कि टैक्सेस का बड़ा बोझ तनख्वाहदार तबके पर है, जबकि ज़राअत, रिटेल और गैर दस्तावेजी मईशत के बड़े हिस्से अब भी मौसर टैक्स नेट से बाहर है। एक और बड़ा मसला ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का है, क्योंकि पाकिस्तान उन अशिया की दरामद भी बढ़ा रहा है जिनमें कभी खुद कफ़ील था। इम्पोर्ट्स पर बढ़ते हुए निसार ने न सिर्फ करंट अकाउंट खसारे के खदशात बढ़ा दिए हैं, बल्कि मुस्तकबिल में खुराक की कीमतों में इजाफे का खतरा भी पैदा कर दिया है। सोशल सेक्टर की सूरत हाल भी परेशान कुन है। गुर्बत और अदम मसावात में इजाफा हो रहा है, जबकि लाखों बच्चे अब भी तालीम से महरूम हैं। अगर आज इंसानी तरक्की, तालीम, स्किल्स डेवलपमेंट और रिसर्च पर सरमायाकारी ना की गई तो कल बेरोज़गारी और गुर्बत का दायरा कार मज़ीद वसी हो सकता है। सवाल यह है कि क्या आने वाला बजट सिर्फ IMF के अहदाफ पूरे करने तक महदूद रहेगा, या फिर ये मईशत को तरक्की, रोज़गार और सरमायाकारी की नई समत देगा। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आबिद सुलहरी, इकोनॉमिस्ट हैं, डॉक्टर खाकान नजीब, इकोनॉमिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि ये जो आने वाला टाइम है डॉक्टर खाकान नजीब साहब, इसमें जो बजट में मईशत को तरक्की, रोज़गार और इन्वेस्टमेंट के फ़रोग के लिए इक़दामात की गुंजाइश है, और क्या IMF जो फ्रेमवर्क में रहते हुए ऐसा कौन से 1-2 इक़दामात हैं जो किए जा सकते हैं जिससे कुछ बेटरमेंट आए? आदिल, एक तो बात यह है कि यहाँ तो हम एक रिवायती तौर का बजट दें कि 13,000 अरब हमने इस साल कलेक्ट किए, जो ओरिजिनली टारगेट था FBR का 14,000 का, और उसको हम अगले साल 15,260 अरब पे ले जाना चाहते हैं। कुछ GST के मेजर्स ले लें, कुछ और टिंकरिंग कर लें, कुछ थोड़ी सी जगहों पे रिलीफ, जिसका मतलब है कि कोई थोड़ा सा हम कहें कि जी जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसमें रिलीफ दे दें, कुछ सुपर टैक्स में रिलीफ दे दें, या हम वाकई समझें कि हम ये जो बजट प्रेजेंट करने जा रहे हैं इसमें एक कुल्ली तौर पे एक तब्दीली करना चाहते हैं अपने स्ट्रक्चर की। अब इसका क्या मतलब है, और इस पर बातचीत भी हो रही है। इसका मतलब यह है कि पहले तो एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इक्वेशन को देखें, IMF से बात करना, और ये बार बार मैं समझाता हूं कि ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है, IMF से जाके डिस्कस करें, फ्रेमवर्क बनाएं। अगर आप IMF को ये कहेंगे कि 722 अरब रुपया हम खर्च करते हैं पावर्टी में पाकिस्तान पे, पावर्टी किसका सब्जेक्ट है? पावर्टी सब्जेक्ट ही वफाक का नहीं है, तो हम 722 अरब की अगर को फाइनेंसिंग करें प्रोविंसेस के साथ तो 300 अरब तो यहीं बच जाते हैं। आगे चलें, लेट्स बी वेरी वेरी स्पेसिफिक विद द IMF ना। 400 अरब आप खर्च करते हैं सर्कुलर डेट में, और TDS में तकरीबन 300, 700, 800 अरब पावर सब्सिडीज का है। ये किसका सब्जेक्ट है? अब ऑफ कोर्स ये भी डिवॉल्व्ड है, बिकॉज टारगेटेड सब्सिडी नीचे दी नहीं, वल्नरेबल सेगमेंट्स को दे रहे हैं ना। फिस्कलाइज क्यों करते हैं नुकसानात सर्कुलर डेट के? 1800 अरब तो यही बन जाते हैं। अब आगे चलिए, इसी तरह आपके कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो वफाक में PSDP में हम चलाना चाहते हैं। ज़कात, उशर, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, एजुकेशन, HEC, ये सब किसके सब्जेक्ट्स हैं? ये नीचे के सब्जेक्ट्स हैं। मैंने इसीलिए टैक्स की बात आपसे नहीं की है कि फर्स्ट अप्रोच दिस बजट ऑन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इक्वेशन। पेंशंस 250 अरब होती थी 2016 में, 2026 में 1000 अरब को क्रॉस कर गई हैं। हमने कुछ मूव किया है, अभी भी उसमें बहुत से सुखम हैं, सबको कवरेज देनी है, उसको जाकर ठीक करें। फिर यार SOE सपोर्ट, ये नहीं हो सकता कि ग्रांट, सब्सिडीज, इक्विटी रिकैपिटलाइजेशन, लोन्स, कंसेशनरी लाइंस, सॉवरन गारंटीज, लेट्स क्लीन दिस अप।
ये मौका इसलिए क्लीन अप का आ गया है पाकिस्तान का। 10 मई करके आ रहे हैं, फॉरेन डिप्लोमेसी अच्छी है, दुनिया को अब हम दिखा दें कि हम स्ट्रक्चर भी ठीक कर देंगे इकोनॉमी का। जब निकल रहे हो फंड के एंगेजमेंट से 2027 अक्टूबर में निकल जाएंगे आप, तो आप दुनिया को कहें कि हमने अपने स्ट्रक्चर्स की तब्दीली जो है वो कर दी है। रिवायती बजट तो यही होगा कि हम छोटी छोटी टिंकरिंग करके आगे बढ़ जाए। एक बात मैं और करूंगा, अभी क्या हो रहा है वैसे खान साहब, मुझे पहले ये बताएं अभी क्या हो रहा है जरा, टू बी ऑनेस्ट इस वक्त आपको क्या लग रहा है क्या होने जा रहा है? आई थिंक अथॉरिटीज को ये समझ है, आई थिंक अथॉरिटीज पे ये बात यहाँ है कि हम रिवायती स्ट्रक्चरल चेंज किए बगैर बजट नहीं दे सकते। अगर अब भी इस तरह करेंगे तो अगर सुपर टैक्स 10% लगाते हैं, द हाईएस्ट रेट ऑन द पाकिस्तान मैन्युफैक्चरर इज 54%, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी इज 13-14%, इंडिया का 25-30 है, वियतनाम का 30 है। हम बढ़ा क्यों नहीं पा रहे? बिकॉज हम एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को पहले कैप्चर करें। उसके लिए अगर सुपर टैक्स खत्म कर देना चाहिए, पर्सनल इनकम टैक्स, थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूं आदिल इज वन ऑफ आवर बेस्ट, 35% आपका हाईएस्ट टैक्स रेट है, यूर अ हाई अर्नर, 10% उस पर हम लगाते हैं सुपर टैक्स। आप 38 मेरा ख्याल है 1.5% टैक्स देते हो। आपको पिछले 5 साल में आपकी कुव्वत खरीद टूटी है बिकॉज इन्फ्लेशन इतनी रही है। पाकिस्तान को जब तक ये ब्रॉड बेसिंग नहीं ना करेंगे, मतलब रिटेल, होलसेल, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, कैन आई जस्ट गिव यू अ फिगर? ये कहना तो ठीक है कि ये प्रोविंसेस का सब्जेक्ट है, आपने 78 साल से क्यों नहीं लेजिस्लेट किया? देखो, आई एम ट्राइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सब जिम्मेदार हैं इसके। लेट्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चेंजेस दैट वी कैन मेक टुडे। पीछे को छोड़ दें। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में 10 अरब रुपया कलेक्ट होता है। द पोटेंशियल मैंने नहीं किया, पाकिस्तान की रिसर्च है, डॉक्टर पाशा ने की है, 800 अरब रुपए की कलेक्शन। रिटेल और होलसेल कौन नहीं जानता? मैं थोड़ी सी एक और आपको बात करूं, लैंड वैल्यू टैक्सेशन, मतलब दुनिया में सिटीज ग्रोथ कैसे आती है, क्यों ये मैं सब गुफ्तगू करता हूं। वो आप लैंड वैल्यू को टैक्स करते हो, लोग 3 कनाल का प्लॉट बेचते हैं, हाई राइज बनती है, एवरीवन गेट्स अ शेयर ऑफ द। आखिरी बात एक करूंगा, जीएसटी पाकिस्तान में ब्रॉड बेस करें, 12.5% का रेट हुआ करता था, आज 18% का रेट है। ये सब करेक्शंस की जा सकती हैं। आई एम श्योर कि अथॉरिटीज आर स्मार्ट इनफ टू नो कि ये करेक्शंस होने वाली हैं। सर, वो आपको ऑन अ लाइटर नोट, बिकॉज यू हैव गिवन अ लॉन्ग लेक्चर ऑन इकोनॉमी एंड आई रियली लाइक्ड इट, माशाल्लाह, यू हैव अ गुड ग्रिप ऑन दिस सब्जेक्ट एज वेल। बट वो आपने देखा होगा ना, जो एक प्रोड्यूसर होता है, वो बड़े प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, वो अपनी फिल्म में एक करैक्टर ज़रूर रखते हैं ताकि उनकी फिल्म जो है ना वो रिस्की ना हो। आप अपने जितने भी आर्गुमेंट्स बिल्ड करते हैं उसमें आप मेरा नाम जरूर लेते हैं, लोग समझते हैं कि इकोनॉमी में जितनी डंडियां हैं वो मैंने मारी। आज जब कहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आदिल की सैलरी इतनी, आदिल का टैक्स इतना, आदिल का ये, तो उस वक्त लोग समझते हैं कि ये सारी एग्जांपल्स मुझ पे, तो आपने अपनी हर प्रोडक्शन में मुझे रखा होता है। बट यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, बिकॉज अब बड़ी बात, अब मैं टैक्स पे भी बाकल तोला साहब थे, उनसे बात हो रही थी, उससे पहले मैं चैम्बर्स से बात कर रहा था, बिजनेस कम्युनिटी से बात कर रहा था। अब प्रॉब्लम यह है कि हम सबको इन इशूज़ के बारे में पता है, लेकिन हम हर दफ़ा कोई ना कोई हमारी मजबूरियाँ आती हैं। डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, मैं चाहता हूँ पहले आप भी इस पर कमेंट करें, फिर थोड़ा सा इस डिबेट को और ओपन करते हैं। आपके ख्याल में ये जो बजट है, इसमें इसकी इकॉनमी में डेवलपमेंट की क्या स्पेस है, ग्रोथ क्या है, फिर जॉब एम्प्लॉयमेंट का क्या स्पेस है, और ये जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए क्या जो है वो स्पेस मौजूद है, और IMF प्लान में रहते हुए, इस फ्रेमवर्क में होते हुए हम क्या कर सकते हैं, स्पेस कितनी है? योर टेक ऑन। जी शुक्रिया आदिल। IMF प्रोग्राम में रहते हुए जब बजट बनाया जाता है तो उसको देखने के लिए जो MEFP होता है, जो पाकिस्तान एक लेटर ऑफ इंटेंट देता है या जो कमिटमेंट्स देता है, उसको पढ़ लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये पढ़ा हुआ है IMF की वेबसाइट पे, 21 मई को IMF ने रिलीज़ किया था, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो कमिटमेंट्स हैं IMF के साथ, वो तमाम की तमाम मौजूद हैं। और जो भी बजट आएगा वो उन्हीं कमिटमेंट्स के नतीजे में बन रहा होगा। उसमें कुछ 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन ब्रॉडर आपके जो कंटूवर्स हैं वो एग्री हो चुके हैं। अगर हम उससे वायलेट करेंगे, उससे हम हटने की कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम IMF के साथ अपनी कमिटमेंट्स में उनको वायलेट कर रहे होंगे। अब अगर हम देखते हैं, ब्रॉडली देखें, तो IMF क्या कहता है? IMF यही कहता है कि आप अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं, या आप अपने अखराजात कम कर दें, या आप अपनी आमदनी बढ़ा लें, या अगर ज़रूरत है तो अखराजात भी कम करें और आमदनी भी बढ़ाएं, जैसा कि हमारे केस में है। तो वो एक जो माली खसारा जो होता है, उससे वो रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू करते हैं कि माली खसारा कितना रहना चाहिए। इस साल हमने
तय किया कि कर्ज़ों की अदायगी से पहले हमारे पास जो है वो जीडीपी का जो 2% है, यानी कि तकरीबन 2.9 ट्रिलियन रुपीस का हमारा सरप्लस होगा। फिर हम कर्जे अदा करेंगे, उसके बाद अगर कोई खसारा आता है तो वो आता रहे, और वो खसारा तकरीबन उतना होता है जितना वफाक को पैसे मिलते हैं सूबों को अदायगी के बाद। कहता होता हूँ पहला जो है वो डेट सर्विसिंग है, कर्जों की अदायगी, दूसरा डिफेंस है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, तीसरा जो है वो डे टू डे रनिंग ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें तनख्वाहें और पेंशन आ जाती है, और चौथे नंबर पर डेवलपमेंट है। अब मेरा आर्गूमेंट ये है कि आप किसी भी सियासी जमात को यहाँ पे हुकूमत दे दें, गैर सियासी लोगों को यहाँ पे हुकूमत दे दें, जो पहले 3 डीज हैं, जो डेट पेमेंट हैं, जो डिफेंस है, और जो डे टू डे रनिंग ऑफ गवर्नमेंट है, वो तो सारे के सारे नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर हैं। उसमें तो कोई भी हुकूमत जो है वो ना कर्ज़ों को अदायगी को वो इनकार कर सकती है, ना वो तनख्वाहें देने से इनकार कर सकती है। तो हमेशा जो कटौती होती है वो पीएसडीपी में आती है या डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में पीएसडीपी में भी यहाँ कोई ऐसी खबरें नहीं मिल रही डॉक्टर साहब कि कोई बड़ी कटौती कर रहे हो, बिकॉज आगे उन्हें इलेक्शन भी दिख रहे हैं। नहीं देखिए ना, वो पिछले साल का जैसे था 1 ट्रिलियन है, और अब 11 महीनों में अगर 500 कुछ अरब रुपए अभी तक खर्च हुए हैं, तो आपको 49% कटौती तो वैसे ही मिल गई ना। तो अनाउंसमेंट हो भी जाती है तो हमें पता होता है कि पीएसडीपी में भले आप 4 ट्रिलियन अनाउंस कर दें। आप कह रहे हैं लारा लगाने में कोई मसला नहीं है, लेकिन यह है कि लेकिन आपके जब बाकी 3 एक्सपेंस जो हैं, जो नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर हैं, अगर वो पूरे नहीं हो रहे होंगे तो जाहिर है कि आप पीएसडीपी को उसी तरीके से उसका रिलीज जो है वो रोकते चले जाएंगे। अब दूसरी जो आईएमएफ की डिमांड है, या जो हमारी कमिटमेंट आईएमएफ के साथ ये है, आईएमएफ को कोई इतराज नहीं, आप जितना मर्जी रिलीफ दे लें, आप जितना मर्जी टैक्स कम कर, वो कहता है जी उधार लेके ये काम करें। यानी आप ये नहीं कर सकते कि खुश करने के लिए मैं क्रेडिट कार्ड पे स्पेंडिंग करता चला जाऊं और फिर मेरे पास महीने के आखिर में उसकी अदायगी के लिए अगर ना होगा पैसे ना हो। मैं इस पे जरा आता हूं आपसे, क्योंकि मैं जरा टैक्स रेजिम को रैशनलाइज करने पर भी जरा आपसे बात करनी है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, ये मुझे बताएं, जो टैक्स रेजिम को रैशनलाइज करने की बात करते हैं कि इसमें क्या पॉलिटिकल हिंड्रेंस है, हर्डल्स हैं, क्या होता है ये, या हमारे कोई स्ट्रक्चर्स के इश्यूज हैं, और जो असल मसला ये कि ये स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? भी आप 10 अरब की मिसाल दे रहे थे कि एग्रीकल्चर से 10 बिलियन जो है वो आप ले रहे होते हैं। और मैंने भी कल तोला साहब थे, उससे पहले हम और बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से बात करते, वो ये बात कर रहे थे कि भाई एक तो इसको ज़रा मुझे समझाइएगा कि ये कहते हैं जी नॉन फाइलर और फाइलर की कोई तमीज़ नहीं होनी चाहिए, सबको फाइलर कर दो, चाहे कुछ ना कुछ वो टैक्स दे लेकिन दे। ये हो सकता है कि सब फाइलर हो जाएं, नॉन फाइलर और फाइलर की वो ना। और दूसरा, तोला साहब गालिबन शायद ये कहते हैं कि जी आप एक फ़िक्स वो कर दें लोगों से कि इतना कलेक्ट करना है, वो फिक्स कर दें उन पर, ये करना है। ये पॉसिबल है या इसको इनिशिएट कहाँ से किया जा सकता है? क्योंकि ये तो जिस तरह हम ओवरबर्डन करते हैं अपने सैलरीड क्लास को और जो टैक्स नेट में लोग हैं उसको, ये कहानी सुनते सुनते हम सब बूढ़े हो रहे हैं। तो एक तो बात ये आदिल, आज गुफ्तगू जब मैंने आपसे की है, आप कभी डिटेल में चले जाइएगा, एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इक्वेशन जनरली फील की जाती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। पर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि 1800 अरब तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल हैं इसमें, जो वफाक को नहीं करने चाहिए। सो लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस। नंबर 2, पीएसडीपी, और डॉक्टर साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, पीएसडीपी जो है, प्रॉब्लम मेरी ये नहीं है कि पीएसडीपी की स्पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, पीएसडीपी की क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग पे मेरा इशू है। और जो प्रोविंसेस के काम है, यू नो द प्रोविंशियल पीएसडीपी दिस टाइम विल बी 3200 बिलियन रुपीज, 3200 अरब। आप प्रोजेक्ट्स निकालें जो प्रोविंसेस के हैं, जो डैम्स हैं, जो एनर्जी है, दैट शुड टेक प्रायोरिटी, बिल्कुल टेक प्रायोरिटी। रेलवे शुड टेक प्रायोरिटी, और हाईवेज में से निकलें। पैसे खर्च कितने हो रहे हैं इज नॉट माई प्रॉब्लम, पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, किस एफिशिएंसी से हो रहे हैं, दैट इज व्हाट द बजट नीड्स टू बी कर। 85% फ्रेट कैरी कर रहे हैं आप रोड्स पे, मुझे ये बता दें कि ये कहाँ से कैरी होता है? ये उस फॉसिल फ्यूल से कैरी होती है जिसकी 14 से 18 अरब डॉलर की इंपोर्ट होती है। 1/3 कॉस्ट टूटती है जब आप रेलवे पे जाते हैं, और अगर रेलवे को इलेक्ट्रीफाई करते हैं, सो इट इज द क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग। फिर एक और गुफ्तगू करूं, आप मोनेटाइज क्यों नहीं करते पर्क्स एंड प्रिविलेजेस सबके, क्यों नहीं करते? आप हार्ड कॉल्स ऑन दी एक्सपेंडिचर साइड करें। आपने पेंशन की कॉल की, अच्छी थी, पीडब्ल्यूडी बंद किया, अच्छी बात है, यूएससी बंद की, अच्छी बात है, पास्को बंद किया, अच्छी बात है, पीआईए बेची, अच्छी बात है। बट
the depth of reform that is required on the expenditure side is far, far more than we are doing. Now let me come to Pakistan's taxation. यार देखो बात ये taxation for what? Why are we taxing? We are taxing for one number in Pakistan, which is called tax to GDP ratio. मैं हर मुल्क जिसको एडवाइस करता हूँ समझाता हूँ कि that forget that number for the time being. थिंक कि सुपर टैक्स का पाकिस्तान की कंपेटिटिवनेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा? नेगेटिव है, खत्म करें. पर्सनल इनकम टैक्स क्या आदिल मुल्क को छोड़ के चला जाएगा? क्या मैंने टैलेंट रिटेन करना है? क्या उसको मैं पैसे दूं ताकि वो खर्च करे? उसको खत्म करें, उस पर भी सुपर टैक्स. क्या मैं अभी भी ये समझता हूं कि 18% पे जीएसटी रखना है कि ब्रॉड बेस करना है, हार्मोनाइज करना है? बहुत काम करने की जरूरत है. गो हेड, इसका पाथ डिफाइन करें. इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड पे टैक्सेशन, मैं जुजियात में जाके गुफ्तगू इसलिए करता हूं कि अभी मैंने एक आर्टिकल लिखा है, उसमें ये चीजें मैंने क्लियरली आइडेंटिफाई कर दी है कि पाकिस्तान का पाथ होना क्या चाहिए. अब अच्छा, ये तो हो गए फेडरल लेवल पे. एक कैपिटल वैल्यू टैक्स है, बाहर की प्रॉपर्टी पे हम लेते हैं. इस चक्कर में मत जाएं, लेट पीपल बी कंफर्टेबल. 3 तरह के टैक्सेस हैं पाकिस्तान में जो जाने चाहिए: प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम, विदहोल्डिंग टैक्स रिजीम और जो टर्नओवर टैक्सेस हैं. इनकी डेप्थ में जाएं, गेट रिड ऑफ इट सो दैट कंप्लायंस बिकम इजी. व्हाई डू आई वांट कंप्लायंस इजी? यार पाकिस्तान में 10-11 ट्रिलियन की एक इकोनॉमी है जो ब्लैक कहें, इनफॉर्मल कहें, बगैर क्रेडिट कार्ड के कहें, कैश पे चल रही है. आई वांट टू गिव देम इंसेंटिव. इकोनॉमिक्स इज नॉट अबाउट द बेटन, इट इज अबाउट इंसेंटिवाइजिंग मी. व्हाई? अगर मैं आके बैलेंस शीट बनाऊंगा, मैं फॉर्मल हो जाऊंगा, तो मैं बैंक के पास जाऊंगा, मुझे सस्ता कर्जा मिलेगा, मेरी दुनिया में इज्जत होगी, मैं वीजा लिखवाने जाऊंगा. आई वर्कड विद द गवर्नमेंट फॉर 10-11 years. लोग मुझे ये कह रहे हैं कि सर फेयर पे जा रहे हैं, वीजा नहीं लग रहा, मदद कर दें. दिस टुडे इवन आई सिट इन मीटिंग्स और यही प्रॉब्लम डिफाइन. बट मैं उन्हें कहता हूँ यार, वेयर इज योर बैलेंस शीट टू शो मी दैट यू हैव अ गुड कारोबार? सर वो तो आपको पता है. सो लेट्स ट्राई एंड फिक्स पाकिस्तान. स्केलिंग कैसे होगी फर्म्स की? ओके, So this is my mindset. Now this is a very different mindset than on which we are running. और सॉरी मैं फंड की एक बात करूं. देखें, फंड के साथ ना आपको अपना होमवर्क बहुत करके जाना पड़ता है, वरना फंड के वो जो 11 लोग आते हैं, लड़के और लड़कियां, वो मेरी तरह की यूनिवर्सिटी से, उन्होंने भी पीएचडी की हुई है, वो आके आपको एक स्ट्रेट जैकेट की बात सुनाते हैं. जब हम उनको वापस सुनाते थे 13-16 में, तो दे वुड एग्री कि यू आर राइट, यू कैन मेक दिस चेंज, बट वी हैव टू डू ऑल दिस होमवर्क एट आवर एंड. ठीक है, ओके. डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है ये टैक्सेशन के बारे में? इसमें क्या आपके ख्याल में क्या हो सकता है और किस तरह हम इस मसले से बच सकते हैं? आदिल, मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ, एक थैचर और एक रोनाल्ड रेगन की. जब रेगन ने प्रेसिडेंट बना अमेरिका का, तो उस वक्त अमेरिका में जो टॉप टैक्स रेट होता था वो 70% था. और जब 8 साल बाद उसने 1989 में सदारत छोड़ी, तो अमेरिका का टॉप टैक्स रेट 28% पे आ चुका था. इसी तरीके से जब थैचर ने जो थी प्राइम मिनिस्टरशिप संभाली थी यूके की, तो यूके में टॉप टैक्स रेट जो था वो 83% था, जो कि अगले 8 सालों में जब उसने वजारत छोड़ी, तो वजारत उस्मा छोड़ी, तो वो 49% पे आ गया था. और इसको अब मुआशियात में पढ़ाया जाता है बाकायदा से, थैचरिज्म और रेगनिज्म के 2 चीज़ें उन्होंने की. एक, उन्होंने टैक्स रेट को कम किया, टैक्स नेट बढ़ाया ताकि लोग जो हैं वो टैक्स से भागे नहीं. उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर आप टैक्स रेट जो है वो कम करेंगे तो रेवेन्यू कम हो जाएगा. उन्होंने बिल्कुल यही किया जो हमने अपने कस्टम्स के साथ किया. आपको पता है कि आज से 15-20 साल पहले जब कोई बाहर से आता था तो पहला काम उसका ये होता था कि आके यहाँ पे कोई पोर्टर एयरपोर्ट पे पकड़े, चूँकि वो एक इस्त्री और एक जूसर मशीन साथ में या टेप रिकॉर्डर लेके आया होता था जिस पे उसको टैक्स पढ़ना होता था, तो वो पैसे जो है वो पोर्टर को देता था. जो ही आपने अपने कस्टम ड्यूटीज रैशनलाइज की, लोग जो है वो डिक्लेयर करना शुरू हो गए, चूँकि उनको पता था कि इससे कम पैसे तो वो जेन्युइन टैक्स दे के, कस्टम ड्यूटी दे के निकाल सकते हैं. इसी तरीके से जो दूसरा काम किया थैचर और रेगन ने, वो जितनी सरकार के जो थी सरकारी इदारे, वो उन्होंने एक एक करके प्राइवेटाइज करना शुरू किए, जो कि उनका एक फंडामेंटल बिलीफ था कि गवर्नमेंट जो है, डूइंग बिजनेस इज नॉट द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट. तो ये जो है ये प्राइवेट सेक्टर को करने दो ताकि प्राइवेट सेक्टर को संभाले. और ये दोनों मुल्क जो थे ये कसात बाजारी का शिकार थे, ये चेंजेस करने से पहले. और उसके बाद हम देख रहे हैं
कि देयर वाज नो लुकिंग बैक। अब पाकिस्तान एग्जैक्टली उसी ट्रैप में फंसा हुआ है जिसमें हमारी कोशिश ये है कि जो आपका एक 2-4 मिलियन जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस में फंसे हुए हैं उन पे तो आप रगड़ा लगाते जाएं, और जो आपके बाकी के टैक्सेबल इनकम वाले हैं, भले उनकी कोई पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है जैसे रिटेलर हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर है या वो किसी और वजह से टैक्स नेट में नहीं आते, जैसे हमारे बहुत से सर्विस प्रोवाइडर हैं, खा वो बड़े डॉक्टर हैं या डर्माटोलॉजिस्ट हैं या डेंटिस्ट हैं या आपके स्किन वो हैं जो ब्यूटी पार्लर्स वगैरह, तो उन लोगों को टैक्स नेट में लेके आना जो है वो तभी मुमकिन होगा जब आप टैक्स रेट को इफेक्टिवली कम करना शुरू करें, लोगों को इनकरेज करें कि वो टैक्स नेट में आए, क्वालिटी ऑफ टैक्सेशन तो बेहतर करें। अगर आप क्वालिटी ऑफ टैक्सेशन बेहतर नहीं करेंगे, क्वालिटी से मेरी मुराद है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इम्पैक्ट। हम ये कहते हैं कि अच्छा जी कार्बन लेवी हम लगा रहे हैं माहौल को बेहतर बनाने के लिए, 2.5 रुपये पर लीटर, 5 रुपये पर लीटर हो गई, और उसमें हम टैक्स कर रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल जो है वो चिंकी में डल रहा है, चाहे वो मोटरसाइकिल में डल रहा है, चाहे वो किसी SUV में डल रहा है, तो भाई ये पोल्यूटर को आप टैक्स करें ना। आप कंजम्पशन बेस्ड टैक्स जितना भी है वो तो रिग्रेसिव टैक्स है, और वो ज़्यादातर उनको पिंच करता है जिनकी आमदनियाँ इतनी नहीं कि उनको टैक्स नेट में होना चाहिए। और ये जब तक आप इस तफरीक को ख़त्म नहीं करेंगे और रिग्रेसिव से प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पे नहीं जाएंगे, मैं नहीं समझता कि आप टैक्स टू GDP इम्प्रूव कर सकते हैं या आप अपने टैक्स की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। फॉर्मल सेक्टर भी अगले दिन हम बैठे हुए थे, ये जो आपके फ्रूट एंड बेवरेजेस सेक्टर वाले हैं, डेयरी वाले हैं, वो अब ये चीख रहे हैं कि जी जो हमारा फॉर्मल बिजनेस है वो तो जो है पैक जूस उस पर तो तकरीबन उनको 20% फेडरल एक्साइज ड्यूटी और 18% जो है वो GST लग के 38% उन पर टैक्स लग जाता है। अगर मैं किसी पेरीफ्री में बैठा हूँ और मैं 6 महीने में जूस को बना के 2 नंबर और उसके बाद मैं किसी नए नाम से आ जाता हूँ, उस पर 0% टैक्स है। अगर मैं दूध लेता हूँ पैक दूध, उस पर आपने ड्यूटी लगा दी। अगर मैं खुला दूध जो है वो पानी गटर का पानी मिला के, नालों का पानी मिला के बेच रहा हूँ, वो सारा का सारा आपने जो है वो उसको इनफॉर्मल इकोनॉमी में रखा हुआ है। तो जब तक आपकी पॉलिसीज जो है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी को आप एड्रेस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से फॉर्मल इकोनॉमी आपकी स्ट्रेस में आ गई आप कह रहे हैं, और उसकी वजह से जो है वो अब ये सारा इन्वायरमेंट ही सफोकेट हो रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब और डॉक्टर खाकान नजीब साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। एक के बाद जब वापस आएंगे तो एक इंतहाई अहम मसले पर हम बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, आज एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो सिर्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी का नहीं बल्कि उसके फिक्री, मजहबी और समाजी मुस्तकबिल का भी सवाल है। साउथ एशिया टाइम्स ने हाल ही में एक तहकीक शाया की है जिसमें यह नतीजा अखज़ किया गया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सकती जब तक रियासत खारजियत के नज़रिए को कन्फ्रंट नहीं करती जो उन दहशतगर्द तंजीमों को जन्म देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक खारजियत एक ऐसा फिक्री रुझान है जो तारीख के इब्तदाई खवारिज से लेकर आज के TTP और दाइश खुरासान जैसे ग्रोहों तक मुख्तलिफ शक्लों में सामने आता रहता है। तहकीक का दावा है कि दहशतगर्दी खुद मसला नहीं बल्कि एक नतीजा है, जबकि असल मसला वो नज़रियाती बुनियाद है जो तकफीर, रियासती इदारों की मजहबी हैसियत को चैलेंज करने और मुसल्लह बगावत को जायज़ करार देने की सोच को फ़रोग़ देती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि माजी में अस्करी ऑपरेशंस ने दहशतगर्द ग्रोहों को कमज़ोर ज़रूर किया, लेकिन चूंकि उनके फिक्री और नज़रियाती बयानिए का मौसर जवाब नहीं दिया गया, इसलिए नई नस्लों में इंतहा पसंद तहरीकें दोबारा जन्म लेती रहीं। ये एक निहायत अहम और हसास सवाल है। क्या पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी हिकमत अमली में फ़िक्री और नज़रियाती महाज को भी इतनी ही अहमियत हासिल है जितनी सिक्योरिटी और अस्करी इक़दामात को दी जाती है? खारजियत कितना बड़ा और नज़रियाती चैलेंज है और रियासत, उल्मा, तालीमी इदारे और मीडिया का इस सिलसिले में क्या किरदार होना चाहिए, आज हम इस पर बात करेंगे। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सलमान जावेद, डायरेक्टर हैं साउथ एशिया टाइम्स के। सलमान जावेद साहब, ये बताएं कि साउथ एशिया टाइम्स की जो रिसर्च है उसके मुताबिक दहशतगर्दी सिर्फ सिक्योरिटी मसला नहीं है बल्कि पहले से एक आइडियोलॉजिकल इशू है। ये कैसे, इसको ज़रा एक्सप्लेन करें। जी, बेसिकली जो हमारी स्टडी है इसके अंदर हम लोगों ने ये बात की है कि पाकिस्तान काइनेटिक ऑपरेशंस तो ज़ोर शोर से कर रहा है,
और एक बहुत बड़ी स्पेस जो थी इस तरह के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थी, चाहे वो टीटीपी हो, अलकायदा हो, दाइश हो, उसको हमने स्क्वीज़ किया है, बल्कि उनको पुश बैक किया है और वो अक्रॉस द बॉर्डर जाके बैठ गए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इसके अंदर जो दूसरा प्रीमाइज़ है वो ये है कि ये कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी आप कार्रवाई करें, उसके बाद फिर आप उसमें आप अचीवमेंट्स भी लें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं ये सिमर कर रही हो चीज़, तो किस तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाता है। तो उसमें वहाँ पे आइडियोलॉजिकल एलिमेंट जो है वो आता है कि किस तरीके से ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये अपने नैरेटिव को, अपने बयानिए को, अपने डिस्कोर्स को आइडियोलॉजिकल गार्ब के अंदर लोगों तक पहुंचाती हैं और फिर उनको वहाँ से रिक्रूट करती हैं। अगर ये पाकिस्तान के अंदर से आप इनकी स्पेस स्क्वीज़ भी कर देते हैं, लेकिन ये कहीं और जाके बैठ के करते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो कोई और मुल्क हो, हत्ता कि इसमें कुछ यूरोपियन ममालिक भी शामिल है कि वहाँ पर भी जाके लोग ये बैठ के और वहाँ से इंटरनेट के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू सर्विसेज, ठीक है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट करते हैं। तो उस चीज़ को आप लोगों ने किस तरीके से काउंटर करना है या किस तरीके से उस पर बात करनी है और उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये जो बात कर रहे हैं ये क्या इनका जो बेसिक प्रीमाइज है, जो कॉन्टेक्स्ट है, जो बैकग्राउंड है, जो कोर है, वो किस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क के ऊपर खड़ा हुआ है। तो उस चीज़ को बेसिकली एड्रेस करने के लिए ये हमने स्टडी जो है वो लॉन्च की थी। ठीक है। अच्छा, ये रिपोर्ट में बात की गई है कि सियासी तकफीर की इस्तिलाह यूज़ की गई है, तो इससे क्या मुराद है और ये जो दहशतगर्दी के फ़रोग में इसका क्या ओवरऑल रोल है? जी बिल्कुल, बेसिकली एक है पॉलिटिकल डिसेंट। पॉलिटिकल डिसेंट जो है वो किसी भी ज़माने के अंदर ना इस्लामी खिलाफत का जब दौर था उस वक़्त, ना उसके बाद बादशाहत के दौर का, नहीं मलूकियत के दौर में, या फिर उसके बाद अभी जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हमारे यहाँ मौजूद है इस दौर में भी पॉलिटिकल डिसेंट जो है उसको कभी भी बुरा नहीं समझा गया, बल्कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता था कि कौन सा बंदा जो है वो हेल्म ऑफ अफेयर्स के ऊपर है और वो एक पॉलिटिकल डिसेंट को, पॉलिटिकल अपोजिशन को किस तरीके से लेता है। बट जब वो पॉलिटिकल डिसेंट ड्रिफ्ट अवे करता है और वो इट गोज़ टुवर्ड्स अ रेडिकल फॉर्मेट और उसके अंदर वो निगोसिएशन के, डायलॉग के तमाम रास्ते बंद करके अपनी जो पॉलिटिकल अपोजिशन है उसको बिल्कुल एक कॉर्नर में खड़ा करके उसके ऊपर एक फतवा जारी कर देता है कि इनसे बातचीत करना बिल्कुल बेकार है और इनके खिलाफ एक बाकायदा मुहिम जो है वो खड़ी होनी चाहिए ताकि हम एक रेवोल्यूशन जो है वो लेकर आ सकें। तो उसने हमेशा तारीख़ इस्लाम के अंदर भी ओवरऑल और अभी पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप देखें या कुछ और बेशतर मुस्लिम ममालिक उसके अंदर देखें तो इसी किस्म की बातचीत के ज़रिए नौजवानों को और अवामुन्नास को भी, जिसके अंदर हमारी एज के लोग या हमसे बड़े जो लोग हैं, उनको भी बरांगेख्ता करके रियासत और उसके एहलकारों के खिलाफ खड़ा किया जाता है। और इसी वजह से आप देखते हैं कि पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन के अंदर या पॉलिटिकल वोकैबलरी के अंदर इस किस्म की बातें की जाती हैं जो कि एक्चुअली अलकायदा या टीटीपी से इंस्पायर होके उनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको इसका लिबादा पहना के यहाँ पे चस्पा किया जाता है। तो उसको भी यहाँ पर हमने थोड़ा सा एड्रेस करने की कोशिश की है कि जब तक आप इसको आइडेंटिफाई करके और पॉलिटिकल रियल्म के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो डायलॉग पे बिलीव करते हैं, जो डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, जो बातचीत के ऊपर बिलीव करते हैं, जब तक वो इस चीज़ को फिल्टर आउट नहीं करेंगे तब तक वो एक्चुअल ऑपोजिशन और पॉलिटिकल डिसेंट की तरफ वापस कौम को नहीं लेकर आ सकेंगे। तो जो रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान को टेररिज्म को काउंटर करने के लिए एक नेशनल लेवल की फ़िक्री तालीमी जो नैरेटिव है, जो एजुकेशनल नैरेटिव है, वो आपको अपना प्रिपेयर करना होगा। तो इस नैरेटिव को किस तरह शेप किया जा सकता है और स्टेट लेवल पर इसको कैसे इनिशिएट किया जा सकता है और ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? देखें, इसमें जैसे बहुत बुनियादी सी बात है कि जैसे एथिक्स जो हैं वो हम अपने घर के अंदर से सीखते हैं। हम अगर मुसलमान हैं या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जो उस मज़हब की मुबादियात होती हैं वो हम अपने घर से सीखते हैं बिफोर इवन गोइंग टू द स्कूल। वो मैनिफेस्ट होता है हमारी पर्सनैलिटी के अंदर। बाद में हम उससे ड्रिफ्ट अवे करें, उसको ठीक समझे ना समझे, वो बात की बात है, बट वी मैनिफेस्ट दोज थिंग्स, दोज आइडियल्स इन अवर सोसाइटी, इन अवर पर्सनैलिटी थ्रू आवर पेरेंटहुड। और यही तरीका हमें यहाँ पे भी अडॉप्ट करना पड़ेगा, इक्विप करना पड़ेगा, बिल्कुल किंडरगार्टन से लेके ऊपर तक जो यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, वहाँ तक इनको करिकुलम के अंदर इनकलकेट करना पड़ेगा। ये तो पहला स्टेप है। अब होगा कैसे? इसमें स्कॉलर्स का पैनल जो है वो आपको लेकर आना पड़ेगा। इसमें कंटेम्प्रेरी स्कॉलर जो IR के सोशल साइंसेज के जो लोग हैं वो इसके अंदर बैठें और वो जो ट्रेडिशनल रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनको ऑन बोर्ड करें और फिर एक करिकुलम आप डेवलप करें जिसके अंदर आसान फहम, आम फहम जो ज़ुबान है उसको इस्तेमाल किया जाए, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, जिसके अंदर ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ ना हो जो कि आम लोगों को समझ में नहीं आती, और उनको फिर उनके करिकुलम के अंदर इस्तेमाल करके। बट अब एजुकेशन तो जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो तमाम फिर आप कह रहे हैं कि सूबों को स्टेट लेवल पर अगर शुरू करें तो फिर तमाम प्रोविंसेस को कन्विंस करना पड़ेगा कि अपना एजुकेशन का स्ट्रक्चर
में कुछ स्पेस इस टॉपिक के लिए जो है वो रखी जाए? जी बिल्कुल, क्योंकि देखें फेडरल के अंदर से आप एक मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, बट दैन कैन बी रेप्लिकेटेड इन सम प्रोविंस एज वेल, और इसको आप किसी प्रोविंस से भी स्टार्ट कर सकते हैं और दैट कैन बी रेप्लिकेटेड टुवर्ड्स फेडरल एंड देन टुवर्ड्स अदर प्रोविंसेस। तो कहीं ना कहीं से तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये अब मेरा ख्याल है कि बेड़ा। सो व्हाट इज द रोल ऑफ उलमाए कराम, यूनिवर्सिटीज, मीडिया, ये जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है ये जो आपको एक आइडियोलॉजिकल चैलेंज है इसको काउंटर करने के लिए? दैट इज़ द कोर ऑफ इट, यानी ये इस पूरे मॉडल के अंदर जो कोर है वो है। मैंने इसके अंदर स्टडी के अंदर एक बात भी लिखी है कि मॉडल ऑफ इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो हमें अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि इब्ने अब्बास वाज अ रिलीजियस स्कॉलर ऑफ हिज टाइम, और वो बेसिकली जाके तकफीरों के सामने हज़रत अली के दौर में जब खड़े हुए थे तो उन्होंने उनसे डायलॉग करके बहुत से लोगों को उधर से वापस लाने में वो कामयाब हुए थे। जो रह गए थे फिर उनके खिलाफ काइनेटिक ऑपरेशन हुआ था। एंड सेम गोज़ फॉर अस एज वेल। तो जब तक आप रिलीजियस स्कॉलर्स को इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे जो कि उनकी लैंग्वेज को समझते हैं, जो उनकी डॉक्ट्रिन जहाँ पे वो अब्यूज़ या मैनिपुलेट करते हैं डिवाइन डॉक्ट्राइंस को, तब तक आप इसका प्रॉपर हल नहीं निकाल सकेंगे। पैगाम पाकिस्तान इस सिलसिले में बड़ी अच्छी काविश है, लेकिन उसको और ज़्यादा हैमर करने की ज़रूरत है, स्टेप बाय स्टेप कि कहाँ से ये अब्यूज़ या मैनिपुलेट करते हैं और उसको किस तरीके से आपने काउंटर ये करना है। पैगाम पाकिस्तान से इस तरह डिफरेंट है कि ये और माइन्यूट चीज़ों को या और जो इसके एवेन्यूज़ हैं उनको एक्सप्लोर कर रहा है ताकि आप ग्रास रूट से जो है वो इस मसले को एड्रेस कर सके। वो ज़रा सरफेस से चीज़ें डिस्कस की गई थी क्योंकि उस वक्त एक चीज़ हमारे सामने बिल्कुल पॉपअप हुई थी जिसको काउंटर करने के लिए पैगाम पाकिस्तान लाया गया था। थैंक यू सो मच। सलमान जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर हैं साउथ एशिया टाइम्स के, और गुफ्तगू कर रहे थे इस इशू के ऊपर। आपने प्रोग्राम देखा, आदत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।